अगस्त 2014 में क्लिफ्टन के साहिल पर 40 अफराद के डूबने का एक बड़ा वाकया सामने आया और साथ ही सऊदी डिप्टी कौंसल जनरल के बेटे समेत 3 अफराद के डूबकर जाँ बहक होने की भी तस्दीक हो गई। जुलाई का 5 तारीख को पहाड़ के पीछे लाश पहाड़ के नीचे था। मैंने बोला अल्लाह के पास दुआ मांगो कि लाश बाहर निकले, मैं देखो हालत कैसा है। ये लोग ने दुआ किया तो दुआ मुस्तजा हो गया, लाश को बाहर निकला, मैंने जब मारा। उधर से मैंने इसको उठा करके इसका पूरा ही छबड़ा ही गया था, इधर से घुमाया, इधर लाके उनको वारसू के हाथ में दे दिया। एक बच्चा डूबा हुआ था, तकरीबन उसका 10 साल उम्र था। यहाँ से लॉन्च को बुलाया, लॉन्च के बाद पौने घंटे में वो पानी में थे बच्चे के साथ तैर के। बच्चे को पकड़ा, लाइफ जैकेट बच्चों को दिया, यहाँ से लॉन्च के अंदर गया था, ऊपर से फिर बच्चे को पकड़ के यहाँ पे आया, उतार दिया। बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है इस तरह से फिर रही होती है, हमें नहीं पता होता कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, पेरेंट्स करीब करीब नज़र भी नहीं आ रहे होते। तो ये तमाम चीज़ें जब रवैयों में इस तरह से तफरका लाएंगी, तजाद लाएंगी, जब पेरेंट्स के रवैये में तजाद होगा तो बच्चों में भी आएगा। साहिल समंदर पर लोगों की जानें बचाने पर मामूर लाइफ गार्ड्स की अपनी लाइफ या जिंदगी में सहूलियात की दस्तयाबी का मतलब ये होगा कि हम इंसानी जानों की हिफाजत के मामले में संजीदा हैं। बहरहाल ये वो तबका है जो जज्बा इंसानी के तहत अल्लाह की रजा के लिए हम और आपको तूफानी मौजों और लहरों से बचाने का एक फरीजा अंजाम देते हैं। जी हाँ, ये मुख्तलिफ हैं, ये हम और आपसे बहुत मुख्तलिफ हैं। अफसर हम लोगों के साथ तावन नहीं करते हैं, खाली हम लोगों को रगड़े में लाया के काम करें, तो ये नहीं पुरुष हम लोगों के साथ तावन करता है। ऐसे लड़के अभी मेरे को भर्ती करके दे दिया, उनको तैरना नहीं आता है, वो अपना जान बचा नहीं सकते हैं, तो वो अपना जान बचा नहीं सकते, फिर आदमी को कैसा वो बचाएगा। 5 बजे हम लोग ड्यूटी बंद होता है, सुबह हम लोग 9 बजे आते हैं, 5 बजे बंद होता है, हम लोग 8 बजे तक इधर ड्यूटियाँ दे रहे हैं। या सारे आदमी बाहर निकलेगा, फिर हम लोग घर पे जाएगा, पहले एक बंदा इधर है, हम लोग खड़े हैं। इंसान की तरह साहिल भी मिजाज रखते हैं। मानसून के मौसम में साहिल बहुत खतरनाक हो जाता है। फितरत की इस ताकत से लड़ना बेकार है, एहतियात बेहतर है। मौत को गले लगाने की कोशिश हरगिज न करें। समंदर से इंसान का रिश्ता जिस दिन से ये दुनिया बनी है तब से है, और ये कनेक्टिंग मास है, ये कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ये लैंड मासेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। हमने हवा में उड़ना तो बाद में शुरू किया ना, हमने सबसे पहले तैरना शुरू किया, चलने के बाद जो दूसरा काम किया वो तैरना शुरू किया हमने जहाज़ों में उड़ना, और अब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, वो बहुत रीसेंट है। लेकिन पुराने ज़माने में अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने दुनिया फतह की या दुनिया ट्रैवल किया, नॉट फतह की, ट्रैवल किया, वो समंदरों के ज़रिए किया। डूबने वाले और उनके रिश्तेदार फौरी तौर पर इमदाद के लिए लाइफ गार्ड्स की तरफ देखते हैं। लाइफ गार्ड्स में जज्बा मौजूद है, मगर माली तौर पर वो मुस्तहकम नहीं। एक पसमानदा मकामी लाइफ गार्ड क्या करे कि उनके पास तो कोई सहूलत ही नहीं। इधर फैमिली वाले आते हैं, उनको हम समझाते, शुरू से आते हैं, उसको समझाते हैं कि हम लोगों को पता है कि इस तरफ एरिया खराब है। ये फैमिली को समझाते हैं कि इस एरिया पे नहीं जाओ, क्योंकि ये पानी अभी तेज़ हो रहा है, पानी बढ़ रहा है, पीछे से डीप बन जाएगा, इस साइड में डीप हो जाए, तो आप ऐसा करो कि इस साइड में हो जाओ। कुछ फैमिली होते हैं समझ जाते हैं, कुछ है ना समझे तो ये पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन है ये। अजीब बात है कि हमारे यहाँ स्विमिंग कल्चर को सामान्य तय्युश में शुमार किया जाता है। कम से कम साहिल समंदर पर ही जमीन के एक हिस्से को स्विमिंग पूल में तब्दील किया जा सकता है, तो हमारे रवैये थोड़े बहुत मोहतात नहीं, लेकिन जान बचाने के मामले में उम्मीद अफजा तो हो सकते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो 15 से 20 सेकंड की हम बच्चे को ब्रीदिंग सिखाते हैं कि पानी के अंदर जाए और बाहर निकले। जब वो ये काम कर लेता है तो बड़ी बड़ी लहरों के अंदर वो अपने सांस को रोक लेता है, जैसे ही वो लहर से ऊपर आता है अपना सांस वापस बहाल कर लेता है। तो मैक्सिमम जो जून जुलाई की लहरें भी समंदर की आएँ तो हमारा जो स्विमर खड़े पानी का वो बनिस्बत समंदर और लेक वाले पानी में आसानी से स्विमिंग करता है। सबसे मुश्किल स्विमिंग खड़े पानी में इसमें स्विमिंग पूल में है। आपने नहर में करनी है या किसी समंदर में करनी है तो वो आसान है, क्योंकि लहरों के ऊपर तैरना है बच्चे ने। जुलाई में ये 15 से 20 फुट भी ऊपर जाती हैं, लेकिन जिसको स्विमिंग आती है वो अपने आप को थोड़ा सा अपने सांस को रोक लेता है। जैसे ही उसको मौका मिलता है वो मुंह निकाल के मुंह से सांस लेता है। स्विमिंग में ये होता है कि आम जिंदगी में हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन स्विमिंग में हम मुंह से सांस लेते हैं। जब जैसे ही मुंह बाहर आएगा वो अपना सांस लेगा, जैसे ही लहर ऊंची होगी वो पानी के अंदर होगा तो वो दोबारा वो अपने आप को सेव कर लेगा। अगर हम वाटर स्पोर्ट्स पे हम इन्वेस्ट करना चाहें तो दे आर द बेस्ट एसेट फॉर अस। आप कोस्टल कम्युनिटी के बच्चे लें,
ان کو تھوڑی سی انٹرنیشنل اسپورٹس کی ٹریننگ دیں اینڈ وہ بہت اچھی ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں پاکستان کی واٹر اسپورٹس میں. ان کو کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت، صرف ان کو ایک فارمل ٹریننگس کی ضرورت ہے جو ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اسپورٹس کلچر نہیں ہے. باقی کی دنیا میں بھی موبائل فون ہیں، ٹیلی فون ہیں، لیکن ان کے یہاں اسکولوں میں مینڈیٹری ہے کہ بچے اسپورٹس کھیلیں گے. ہمارے یہاں وہ مینڈیٹری سبجیکٹ نکل گیا ہے. اتنی بڑی آبادی ہے، حیدرآباد سے لوگ آتے ہیں، نواب شاہ، سکھر، اس طرح کے تمام لوگ عیدوں پہ آتے ہیں، تہواروں پہ اپنی فیملیز کو لے کے. تو ان کے بچے یہ اگر سیکھ لیں سوئمنگ، انہیں پہلے سے آتی ہو، تو حادثات کی ریشو کم ہو سکتی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اویئرنیس والدین میں بھی ہونی چاہیے، ان کو خود بھی یہ چیز آنی چاہیے. اگر مجھے کرکٹ آتی ہوگی یا مجھے سوئمنگ آتی ہوگی تو میں اپنے بچوں کو بھی کہوں گی. یہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اس سے ان کی ہیلتھ امپروو ہوگی. سیکنڈلی ہمارے رسک چانسز کم ہوں گے. کیا واقعی دفعہ 144 کا نفاذ کارآمد ہے یا نہیں؟ دفعہ 144 لگائیں یا دفعہ کوئی بھی لگائیں، بات یہ ہے کہ ان دفعوں کا فائدہ جب ہے جب ہم اپنے اوپر دفعہ لگائیں. مطلب یہ گورنمنٹ کو دفعہ لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ 10 دفعہ لگا دیں، اب سارا وقت تو وہاں پولیس والے نہیں کھڑے کہ جی آپ کیا کرو ڈسپرس کرو. آپ اپنے اوپر خود لگائیں، اپنے بیہیویئرس کو خود ایویلیویٹ کریں، اپنے اوپر خود ایک دفعہ 144 لگا کے جائیے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. کیوں کوئی دوسرا آپ کو بتائے کہ آپ کے سیفٹی ریجمز کیا ہیں؟ یہاں پہ پچھلے 20 سالوں میں کئی 100 انسیڈنٹس ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں کبھی 50 ڈوبے، کبھی 33، کبھی 12، کبھی 110 تک بھی فگر گیا ہے. مطلب یہ معاملات اس طرح سے چلتے رہے ہیں اور لوگوں نے وہاں پہ جانا بند نہیں کیا. حکومت نے بین لگایا، حکومت نے وہاں پہ بورڈز بھی کھڑے کر دیے کہ یہاں پہ ان دنوں میں نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ پبلک کیمپینز چلنے لگیں کہ سمندر میں جو ہے پانی کا اس طرح سے چل رہا ہے تو اب آپ لوگ مت جائیں. کہا جاتا ہے کہ کراچی کے ساحلوں پر تفریح کے لیے جانے والوں کی حفاظت کے لیے 2001 میں ہاکس بے کے ساحل پر ایمرجنسی رسپانس سینٹر قائم کیا گیا تھا اور اس وقت وہاں 46 لائف گارڈز موجود تھے جو مبارک ولیج، سنہرا ولیج، کیپ ماؤنٹین، نیلم پوائنٹ، پیراڈائز پوائنٹ، سینڈ اسپریڈ، گولڈن پوائنٹ، ہاکس بے اور ٹرٹل بیچ پر فرائض سر انجام دے رہے تھے. 64 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی، چاہے وہ کانٹونمنٹ کلفٹن ہو، کانٹونمنٹ کورنگی کریک، کانٹونمنٹ منوڑا ہو، کیپیٹی پورٹ، پورٹ قاسم یا ابراہیم حیدری، فش ہاربر کا علاقہ، کہیں کوئی لائف گارڈز تعینات نہیں. میں گورنمنٹ کو بول رہا ہوں کہ بھائی لڑکا ایسا بھرتی کرو کہ اس کو تیرنا آ جائے، اس کا ٹریننگ ہو جائے. تیسرا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اسپیڈ بوٹ دو کہ اچانک ریسٹ ہاؤس سے آدمی گیا تو ہم لوگ اسپیڈ بوٹ ادھر لے گا، اسی ٹیپ پہ 5 منٹ میں پہنچ سکے گا. اسپیڈ بوٹ ابھی تک ہم لوگوں کو نہیں ملا. گاڑی ہم لوگوں کو نہیں دیا کہ ہم لوگ سوار ہو جائیں ادھر پہنچے. لڑکیوں کا دوسرا ہم لوگ گاڑی لے گا کرائے کے اوپر ادھر جائے گا، پھر ادھر سے اسپیڈ بوٹ ہم دوسرے کا اس کو 5,000 10,000 دے گا، وہ لاسٹ کے پیچھے جائے گا. ملا تو ملا، نہیں ملا تو اس کو کرایہ دینا ہے. وہ کرایہ پیسہ زبردستی اب تو ان سے میں لیتا ہوں، ان کو دیتا ہوں. ان کے ماں باپ بہنیں لاش نکال کر کے دے گا، زندہ نکال، وہ دعا کرتے وہ میرے لیے کافی ہے. میر توکل اور ان کے ساتھی اللہ کی رضا کے لیے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں کہ ڈوبتے کے لیے تنکے کا نہیں بلکہ ایک کشتی کے طور پر وہ سہارا بن رہے ہیں. کہانی تھی عظمت، جانثاری اور اللہ کی مخلوق سے محبت کی.